नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस। त्रिविम में दो रेखाओं के बीच कोण के बारे में हमें चर्चा करनी बच्चों। हमें कोई दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशोज गिवन है। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 के रेशो में है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज बच्चों A2 B2 C2 के रेशो में है। यदि उनके बीच में एंगल हो थीटा तो हम जानते हैं बच्चों को साइन थीटा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन क्या बच्चों, अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आई रिपीट, हमें बच्चों स्पेस में कोई दो लाइंस गिवन है, उनके डायरेक्शन रेशोज आपको गिवन है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के रेशो में है, तो उनके बीच में एंगल का फार्मूला ये होगा। तो उसी बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे लाइंस की इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से गिवन होती कि x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1, मतलब मैं यह कह सकता हूं कि ये कोई ऐसी लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही होती और इसके DRS, इसके डायरेक्शन रेशोज का रेशो होता साहब A1 B1 C1। और दूसरी लाइन जो है बच्चों अगर वो कुछ इस प्रकार से होती कि वो x2 y2 और z2 से पास हो रही होती और उसके डायरेक्शन रेशोज होते A2 B2 C2, तो जाहिर सी बात है बच्चों उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला क्या आता, यही आता। बच्चों हमें सीधी सिंपल सी बात पता है कि अगर कोई भी दो लाइंस के डायरेक्शन रेशोज इन दोनों के रेशोज में हो, इस तरह के रेशोज में हो, तो उनके बीच में एंगल का फार्मूला ये होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशोज भी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के रेशो में। इररिलेवेंट कि वो लाइंस किस पॉइंट से पास हो रही है इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जब एंगल निकाल रहे हैं तो आपको केवल उनके डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइन से मतलब होता है। वो लाइन किस पॉइंट से पास हुई ये इररिलेवेंट है, इमटेरियल है, हमारे लिए किसी भी तरह से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता। सो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कोण का फार्मूला ये होगा बच्चों। अब यहां पर हमारे पास में दो अलग अलग कंडीशंस बन जाएंगी। पहली कंडीशन ये कि यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, अर्थात इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से हो, इफ टू लाइंस इन स्पेस आर पैरेलल टू वन अनदर, तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, उस स्थिति में ये होगा कि A1 रेशो A2 बराबर होगा B1 रेशो B2 बराबर होगा बच्चों C1 रेशो C2। या यूं कह सकता हूं कि जो रेशो A1 B1 C1 का होगा वही रेशो A2 B2 और C2 का होगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर देन डेफिनेटली देयर डायरेक्शन रेशोज आर इन सेम रेशो। तो ये बात होगी बच्चों। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अर्थात थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ऐसी पिक्चर बन जाएगी। और थीटा अगर 90 हो गया तो जाहिर सी बात है बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू 0 या फिर 0 या फिर 0 हो जाएगी। सो इफ कॉस थीटा इज 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जो रेशो आपके समक्ष आ रहा है बच्चों ये 0 आएगा। दिस रेशो विल कम आउट एज 0। और ये रेशो 0 कब होगा, ये रेशो 0 तब होगा जब इसका न्यूमरेटर यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 0। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस आइडेंटिटी, दिस फार्मूला एंड देयर आर टू कंडीशंस। वन इज जब वो पैरेलल हो, जब वो पैरेलल होंगी तो ये स्थिति निर्मित होगी, और जब वो परपेंडिकुलर होंगी बच्चों तो ये स्थिति होगी। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये जो दोनों लाइंस हैं आपको अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी होती कि भैया पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहली वाली लाइन है ये किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसका PV है A1 वेक्टर, और ये लाइन ऐसी है जो किसी वेक्टर B1 के पैरेलल है। ये हम जानते हैं बच्चों, इफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज A1 वेक्टर एंड इज पैरेलल टू गिवन सम गिवन वेक्टर B1 वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन ये होगी।
ठीक इसी तरह से दूसरी लाइन ऐसी है बच्चों जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हुई जिसका पीवी है A2 वेक्टर और जो वेक्टर B2 वेक्टर के पैरेलल है, B2 वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी जनाब R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा, यहाँ लेमडा नहीं, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं हम लोग, चलिए जरूरी नहीं है ना कि जो कांस्टेंट यहाँ पर हो वही कांस्टेंट वहां पर हो। सो लेट दैट कांस्टेंट बी म्यू, म्यू मान लीजिए, टी मान लीजिए, के मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। सो पहली वाली लाइन ऐसी है जो किसी पॉइंट ए से पास हुई जिसका पीवी ये था। दूसरी लाइन ऐसी थी जो किसी पॉइंट बी से पास हुई, सपोज कीजिए, जिसका पीवी A2 वेक्टर था। अब पहली वाली जो लाइन है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी जो लाइन है वो B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो इन दोनों लाइंस के बीच एंगल क्या होगा? इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल वही होगा जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच होगा, बिकॉज फर्स्ट लाइन एज यू कैन सी इज पैरेलल टू B1 वेक्टर while second line is parallel to बच्चों B2 वेक्टर। So what is the angle between these two straight lines will be same as the angle between B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण वही होगा जो B1 वेक्टर और B2 के बीच होगा। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकलता है बच्चों? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकलता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर इनटू B2 वेक्टर का मॉडुलस। भाई क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2 इनटू क्या बच्चों? cos थीटा। भाई if two vectors A vector and B vector are having angle theta between them then A dot B equals to होता mod A mod B cos theta। तो वही लॉजिक लगाकर आपने ये कर लिया। सो ये क्या हो गया आपके पास में? B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच एंगल, और लाजमी है कि वही एंगल B1 जो B1 B2 के बीच होगा वही इन दोनों लाइंस के बीच होगा, बिकॉज आई रिपीट फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू B1 वेक्टर, सेकंड लाइन इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। तो इस तरीके से दोनों रेखाओं के बीच में कोण वही होगा जो B1 और B2 के बीच होगा। और यहां पर भी हम बोल सकते हैं पहला कंडीशन कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल होंगे तो फिर क्या होगा बच्चों? पैरेलल होंगे तो निश्चित रूप से आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर देन डेफिनेटली वी आर एबल टू एक्सप्रेस वन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर बच्चों। तो ये पिक्चर बनेगी और अगर दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो दैट मैं कह सकता हूं कि ये जो न्यूमरेटर है यानी कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर वो हो जाएगा 0। सो ये आपके पास में पैरेलल की कंडीशन आ गई, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई, इससे कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। हम प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझते हैं। हमें यहां पर दे रखा है कुछ इस तरह से, साहब ये लीजिए, हमें बोला है इन एक पहली लाइन ये और दूसरी लाइन हमें दे रखी है 2x प्लस 2x प्लस 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 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। चलिए फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से करिएगा। अभी क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही। तो पहली वाली लाइन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। हम पहली लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए। चलिए हमने क्या करा, इसमें से 6 कॉमन निकाला तो ये x माइनस 1/6 आ गया। इसमें से 2 कॉमन निकाला तो ये y प्लस 3/2 आ गया। इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाला तो ये z प्लस 2/3 आ गया। आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। और ये x माइनस 1/6 1/6, ये y प्लस 3/2 अपॉन 1/2 और इज इक्वल टू क्या बच्चों? z प्लस 2/3 होल अपॉन 1/3। भाई आपने क्या करा, पहली इसमें से 6 कॉमन निकाला, पहले इसमें से 6 कॉमन निकाला तो ये पिक्चर जो है वो ऐसी बन गई। ये पिक्चर में से 2 कॉमन निकाला तो ये ऐसी बन गई और इस पिक्चर में से 3 कॉमन निकाला तो ये पिक्चर ऐसी बन गई। फिर उसके बाद में इस 6 को मैं अगर 1/6 लिख दूं तो डिनोमिनेटर में कोई हज वाली बात नहीं। इस 2 को मैं डिनोमिनेटर के 1/2 लिख दूं, इसको मैं 3 को 1/3 लिख दूं तो कोई हज वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आई नो दैट इट गोज इन न्यूमरेटर, वो अंश में चला जाया करता है, तो अंश की क्वांटिटी को मैं हर में इस तरह से ला सकता हूं। Because I just wanted to express the given line equation into this form. Because I just wanted
टू हैव इस डायरेक्शन रेशियोज, मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे। एंड लाइन की इक्वेशन वैसी तो नहीं दे रखी थी जैसी मुझे चाहिए थी। भाई आपको इस फॉर्म में क्यों लाना पड़ा, ये मेहनत क्यों करनी पड़ी, बिकॉज आपको लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए होती है और वो नहीं है। भाई यू पीपल अल्टीमेटली रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ना, सो दैट यू हैव फाउंड नाउ इट कम्स टू द लेटर केस। अभी मुझे दूसरी वाली लाइन के बारे में बात करनी है, तो इसी तरह से जब दूसरी लाइन के बारे में बात करूंगा तो दूसरी लाइन कैसी बनेगी बच्चों, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो दिस बिकम्स x प्लस 5/2, फिर उसमें से 3 कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा x माइनस 8/3 इज इक्वल टू क्या, 4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 7/4 ये आया। अब उसके बाद में क्या होगा, चलिए मैंने इस लाइन की इक्वेशन को यहां लिखता हूं मैं, तो ये क्या होगा बच्चों, x प्लस 5/2 होल अपॉन किसके 1/2 इज इक्वल टू क्या, ओ सॉरी ये y आएगा, अरे बाप रे सभी जगह पर x लिख दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। तो कोई बात नहीं भैया, पाप का प्रायश्चित भी मैंने कर लिया, मैंने इसे y और z में चेंज कर दिया। तो चलिए साहब ये आपके पास आ गया और अपॉन में 1/4। सो ये आपके पास में क्या आया, ये आपके पास में आ चुका साहब। पहली वाली जो लाइन थी उसकी इक्वेशन जो थी वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ गई और ऐसे दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गई। भाई दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप जो है इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे और एंगल निकालने के लिए बच्चों मुझे ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफी देर दे दी आपको नोट डाउन करने के लिए। होप आप लोगों ने नोट डाउन किया भी होगा। भैया ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ गया तो आप नोट डाउन नहीं करें, समझ में तो सब कुछ आना ही चाहिए, वरना इस लेक्चर को बनाने का तो कोई औचित्य, कोई पर्पस, कोई सिग्निफिकेंस रह ही नहीं जाएगा। बच्चों मैं एंगल पर आ जाऊं, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूं आपसे। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, मतलब मैं काम भी कर सकता हूं। वैसे तो जैसे ये आंसर आ चुका है, मतलब पहले स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ऐसी आ चुकी है, बट मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जब क्या डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दिखती है तो कहीं ना कहीं वो हमें कचोटती है। सो इट्स बेटर, मैं काम करता हूं बच्चों, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन पहली वाली लाइन की क्वेश्चन आई, इसमें मैं काम करता हूं दोनों तरफ, अब तीनों तरफ, इनफैक्ट इसमें तीनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो इधर आएगा 1, और जब मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये बच्चों ये आएगा। जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 2। होप आपको समझ में आया। इसी तरीके से बच्चों मैं काम करता हूं, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा, मतलब जो दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन थी जो क्या आई थी बच्चों, x प्लस 5/2, इस पूरी इक्वेशन को आई डू वन थिंग, आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12। जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 आ गया, फिर मैंने यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 आ गया, और यहां 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां पर क्या आएगा 3। 12 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये पिक्चर बनकर आएगी। सो पहली वाली लाइन की क्वेश्चन ये थी, दूसरी वाली लाइन की क्वेश्चन ये थी। अब आपको क्या करना है बच्चों, कोसाइन थीटा, और कोसाइन थीटा क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और होल अपॉन में क्या, होल अपॉन में आएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ये cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में एंगल आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स करके लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हमने सिंपल सी बात ये है कि हमने जो लाइन की इक्वेशन की जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन दैट फॉर्म। अच्छा मैंने यहाँ पर ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं वो नहीं भी करता तब भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो क्या होता उस स्थिति में, फिर मैं ये करता 1/6 इंटू 1/2 प्लस फिर क्या बच्चों 1/2 इंटू 1/3, तो वो होगा तो उससे भी, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जब डिनोमिनेटर में होगा तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा असहज अनकंफर्टेबल सा फील होता है, और ऐसे फिर वो रूट में ले लेंगे आप। सो उससे भी होगा काम, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे ये थोड़ा लंबा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। सो आप उस तरह से करना चाहें तो भी और इस तरह से करना चाहें तो भी भैया नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हमें यहां पर अभी बोल रखा है बच्चों, एक आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2 + 3 लेमडा i कैप
4 माइनस 5 लेमडा जे कैप प्लस 7 प्लस 2 लेमडा के कैप, और दूसरी आपको दे रखी है यहाँ पर -1 प्लस 2 टी आई कैप, फिर साथ में आपको दे रखा है साहब 3 प्लस 5 टी म्यू जे कैप, और साथ में क्या दे रखा है आपको बच्चों, यहां दे रखा है 4 प्लस टी के कैप। आपको ये गिवन है बच्चों कि दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फॉलोइंग टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू निकालिए। वीडियो को रोक करके करिएगा। देखिए बच्चों, जो पहली वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, हम उसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये पहली लाइन हो गई। उसमें से लेमडा कॉमन निकाल देंगे, सो दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन के बारे में अगर आपसे बात करी जाए बच्चों, तो ये होगी माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसमें से मैंने t कॉमन निकाल दिया, तो ये होगा 2i कैप प्लस 5 म्यू जे कैप, ठीक है, प्लस k कैप। होप मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है भाई। मैंने i कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, j कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, k कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। मुझे इसे कैसे भी करके a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर की फॉर्म में लाना था, मैं ले आया हूं। ऐसे ही यहां पर भी इनमें से टी कॉमन निकाल दिया तो ये पिक्चर बन गई, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, ठीक बात है, और टी कॉमन निकाल दिया तो 2i प्लस 5 म्यू जे प्लस k, ठीक है। अब मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल गिवन है, क्या गिवन है कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो आप जानते हैं बच्चों उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू होगी 0, बिकॉज अगर दोनों परपेंडिकुलर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, और b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 वेक्टर है ये और b2 वेक्टर है ये। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा कुछ ऐसे कि आप i का i से मल्टीप्लाई कर देंगे, j का j से मल्टीप्लाई कर देंगे, और k का k से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप आपको समझ में आई है। i का i से, j का j से, k का k से, तो 6 और 2 8 होते हैं, और 8/25 ये आ जाएगी आपके पास में किसकी वैल्यू बच्चों, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। होप मैंने सही कैलकुलेशन किया, अगर कहीं कुछ गलती करी हो तो उसे रेक्टिफाई, उससे आप सही मॉडिफिकेशन उसका कर लीजिएगा बच्चों। मैं अगली प्रॉब्लम पर आता हूं, और मुझे कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड equation of a line which is parallel to following line, which is parallel to following line and passes through point 0 1, 2। एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण बताइए जो इस रेखा के समानांतर है और इससे पास होती है। वीडियो को रोक के करिएगा बच्चों। अभी कैसे करेंगे बच्चों, पहली वाली जो लाइन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए, जो लाइन आपको गिवन है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3/3 कर दूंगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आसान हो गया काम हमारे लिए। और ये तो z प्लस 7/1 है इसे। चलिए अभी क्या बोला है, हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो इसके पैरेलल है। तो पहले तो आपने इस लाइन के इक्वेशन को लिख दिया। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसके डायरेक्शन रेशो इसी के रेशो में होंगे क्योंकि वो इसके पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर उस अननोन लाइन के डायरेक्शन रेशोज, लेट DRS ऑफ लाइन टू बी नोन, क्या है उसके, लाइन आर ABC, अगर उसके डायरेक्शन रेशोज मैंने मान लिए ABC, जो लाइन मुझे फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, उनका रेशो वही होगा जो किसका रेशो होगा, इन तीनों का रेशो जो गिवन है आपको इसके बराबर होगा। सो ABC का रेशो जो होगा वो 1:2, 1:3, 1:1 के बराबर होगा, और वो इससे पास हो रही है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0, और उसका डायरेक्शन रेशो इस रेशो में है, y माइनस 1, और उसका डायरेक्शन रेशो इसी रेशो में होगा जो ये है, और फिर क्या, z माइनस 2,
और उसी रेशो में होगा। अब आप चाहें तो वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3, ये आपके पास में हो जाएगा साहब 2, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, और कुछ नहीं है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड डायरेक्शन रेशोज आर इन दीज रेशो। होप आपको बात समझ में आई है। इसे कॉपी अवश्य भावी रूप से कर लीजिएगा। सो ये आपके पास में पैरेलल लाइन का निकालने का तरीका हो गया। चलिए एक और सब हम लोग करते हैं बच्चों, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग गिवन लाइंस, विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग गिवन लाइंस। ये लीजिए साहब, आपको गिवन है कुछ इस तरह से, विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइंस। भैया वैल्यूज तो मुझे लिखने में समय लगेगा, कुछ भी सोच सोच के लिख देते हैं। चलिए कोई उससे फर्क पड़ता भी नहीं है। और ये लीजिए साहब, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइंस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, -3। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और गिवन पॉइंट से पास होती है। वीडियो को रोक करके स्वयं से कीजिएगा बच्चों, क्या किया जाएगा भाई, आपको वो लाइन बतानी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या होगा, मैंने मान लिया लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन टू बी नोन आर ए बी एंड सी। उसके दिक् अनुपात मैंने किस रेशो में मान लिया बच्चों, ए बी सी मान लिए। अब वो जो लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, अब वो क्या है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे भाई, अगर कोई लाइन A1 B1 C1 रेशो वाली, A2 B2 C2 वाले रेशो वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन ऐसी है जिसके डायरेक्शन रेशोज ABC हैं और इसकी ये आपको दिख ही रहे हैं, अभी दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ऐसे ही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये आएगा आपके पास में। अब आपके भाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 कर दिया। ऐसे ये कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो A अपॉन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 -0 इज इक्वल टू क्या बच्चों, B के टाइम पर हम माइनस करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी है बच्चों ये 0 होगा। और रही बात C के टाइम पर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 चौक 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू लेमडा में सपोज कर लूंगा। आई रिपीट बच्चों, A अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, फिर -B इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, फिर C इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 चौक 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। सो ये आपके पास में बराबर क्या आ गया बच्चों, A बराबर 6 लेमडा, B बराबर 4 लेमडा और C बराबर क्या, 5 लेमडा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दिस इज द वैल्यू ऑफ B एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ C। नाउ यू हैव गॉट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन टू बी नोन एंड इट इज पासिंग टू दैट पॉइंट। सो इट्स इक्वेशन विल बी x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B और इज इक्वल टू क्या, z माइनस z1 अपॉन C। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे बच्चों, आपके पास में ये वो सरल रेखा आ जाएगी जो उन दोनों रेखाओं के लंबवत थी और गिवन पॉइंट से पास होती है। तो किस तरह से किन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन निकाली जाती है और किस तरीके से उसके डायरेक्शन रेशोज निकाले जाते हैं और कैसे इक्वेशन निकाली जाती है, आपको समझ में आया बच्चों। एक और प्रश्न कीजिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू फॉलोइंग लाइन 3 - 4 लेमडा I cap 4 + 6 लेमडा J cap -1 + 5 लेमडा K cap। Find equation of a line which is parallel to following line, which is parallel to following line and passes through a point whose PV is -I cap plus 4J cap minus 3K cap। Find equation of a line which is passing through this point and is parallel to given line। तो बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिएगा, खुद से
सो ये आपके पास में क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये लीजिए प्लस लेमडा कॉमन निकाल दिया, तो लेमडा कॉमन निकाल देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास में माइनस 4i कैप प्लस क्या 6j कैप प्लस क्या 5k कैप। होप आपको समझ में आया बच्चों। 3i कैप 4j कैप माइनस 1k कैप और ये माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। सो ये आपके पास में लाइन आ गई। अब आपको ऐसी लाइन बतानी है जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। आपको ऐसी लाइन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, तो वो क्या होगी बच्चों, ये जो लाइन आपको गिवन थी वो किसके पैरेलल थी, वो इसके पैरेलल थी। भाई आप इसको कंपेयर कीजिए, r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b लेमडा b वेक्टर। इफ यू कंपेयर विद दैट यू विल फाइंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज pv इज दिस, ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो अब आपको पहली लाइन ये गिवन थी और ये किसी वेक्टर b के पैरेलल थी और आपको ये आपको गिवन थी, लेकिन आपको एक और इसके पैरेलल लाइन निकालनी है। आपको ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। सो अल्टीमेटली ये और ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। आई रिपीट भैया, जो गिवन लाइन थी वो इसके पैरेलल थी और आपको वो लाइन बतानी थी जो पहली लाइन के पैरेलल है। तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो मैं बोल सकता हूं इसकी इक्वेशन क्या होगी भैया, वो किससे पास हो रही है, वो पास हो रही है माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। लेकिन यहाँ पर ना लेमडा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि लेमडा ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, तो हम उसे क्या लिख देते हैं, कोई नया कांस्टेंट, लेट इट बी म्यू, लेट इट बी टी, लेट इट बी के, लेट इट बी पी, लेट इट बी समथिंग एल्स, यू कैन राइट डाउन। सो बच्चों ये आपके पास में किसी लाइन के पैरेलल लाइन, क्योंकि जिसके पैरेलल ये होगी गिवन लाइन उसी के पैरेलल ये भी होगी। होप आपको समझ में आया बच्चों, इससे भी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए वेक्टर फॉर्म में भी हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस 5k कैप एंड इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइन्स 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू, दूसरा आपकी जो लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू और i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। Find equation of a line which is passing through a point whose PV is this and which is perpendicular to these two lines। बच्चों वीडियो को रोक करके खुद से कीजिएगा। अब क्या होगा बच्चों, हमें जो है जो लाइन बतानी है, जो लाइन हमें बतानी है वो लाइन हम कैसे बताएं, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ऑब्वियसली वो इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन होगी 2i कैप प्लस 5k कैप प्लस t इंटू बी वेक्टर। भाई मान लिया कि वो जो लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। भाई आपको जो लाइन आपको बतानी है ना, मान लिया कि वो लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। आपको वो लाइन बतानी है जो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है और वो इस पॉइंट से पास है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ये कुछ आएगा, हो गई है। भाई आपको उस लाइन पर पॉइंट तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो लाइन जो है वो किस उसके डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइंस किस रेशो में। सो हमने मान लिया कुछ ऐसा, तो इस पॉइंट से पास हो ये लिख दिया प्लस ये। होप आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात। अब क्या करेंगे जनाब आप, अब आपको पता है कि ये आया और साथ साथ में एक और काम करते हैं बच्चों, हम यहां पर हम बी वेक्टर बराबर सपोज कर लेते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बी वेक्टर बराबर क्या सपोज कर लिया हमने, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप कर लिया। अब ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यही बोला है ना कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है, भाई ये वाली लाइन बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन जो है ये बी वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली वो लाइन जो होगी वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी। भाई आपको वो लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है और मैंने मान लिया कि जो लाइन मुझे बतानी है वो बी वेक्टर के पैरेलल है।
और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके पे परपेंडिकुलर होगी। समझ में तो आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बच्चों। सो हम बोल देंगे क्या कि अगर ये लाइन ये इसके परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस क्या C1 C2 इज इक्वल टू 0 ये आएगा। ठीक इसी तरह से ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यही कहा है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो लाजमी है बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर। भाई ये जो लाइन आपको बतानी है वो बी वेक्टर के पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गए तो यहां भी वही पिक्चर बनेगी बच्चों, इन दोनों में क्या बनेगा, अब B1 B2 ये लीजिए प्लस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। तो इस तरीके से अगेन आपके पास में आप B1 B2 B3 की वैल्यूज निकालनी होंगी आपको। तो B1 अपॉन क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 6 42 और 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये B1 आ गया और माइनस B2 कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो +4। भाई जब आपने इसका मल्टीप्लाई करा 7 6 42 और ये 4 चौक 16 और ये -B2 के टाइम पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई +4 और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों B3 और B3 के टाइम पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू लैम्डा। सो व्हाट इज दिस, B1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 58 लैम्डा और B2 इक्वल टू कितना होगा 2 लैम्डा और B3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 11 लैम्डा। B1 की वैल्यू 58 लेमडा, B2 की वैल्यू 2 लेमडा और B3 की वैल्यू कितनी होगी 11 लेमडा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ B1 B2 एंड B3। अब ये जो वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं दैट वैल्यूज यू फीड हियर, यहां रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, R वेक्टर इज इक्वल टू कितना बच्चों, R वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा 2i कैप प्लस 5k कैप और ये T और फिर इसमें आप रख देंगे ये वैल्यूज बी वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 58 लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 11 लेमडा के कैप और इस लेमडा को बाहर निकाल दीजिए। लेमडा को बाहर निकाल देंगे तो वो टी इंटू लेमडा हो जाएगा और टी इंटू लेमडा क्या होगा बच्चों, टी इंटू लेमडा जो होगा वो एक, भाई टी एक कांस्टेंट है, लेमडा भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल टर्न आउट इनटू अ न्यू कांस्टेंट, सो दैट आई कैन राइट आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2i कैप प्लस 5k कैप प्लस टी इंटू लेमडा इंटू क्या बच्चों 58i कैप प्लस 2j कैप प्लस 11k कैप। ये आपके पास में वो इक्वेशन आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी थी बच्चों। मैं एक फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिए हमें यहां पर ये गिवन है कि ऐसी लाइन हमको बतानी है जो इससे पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करा, मैं डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार फिर से सारी बात बता देता हूं बच्चों। हम यूं कहें कि हमें क्या करना था, हमें यहां पर ऐसी लाइन बतानी थी जो इससे पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। सो मान लिया मैंने ये, मतलब मैं क्या मान रहा हूं कि मुझे जो लाइन निकालनी है वो बी के पैरेलल है, यही हुआ इसका मतलब। तो जो लिखा है मैंने वो बी के पैरेलल है। अब आपको ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल है। सो आप देखिए यहां पर ये एक जो आपको ये वाली लाइन ये गिवन है और ये वाली लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है। आप देख पा रहे हैं भाई 3D में डायग्राम बनेगा। भाई हम बात ही करते हैं स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस, हम त्रिविम में रेखाओं के बारे में बात करते हैं। सो जो मुझे लाइन फाइंड आउट करनी थी मैंने माना वो बी के पैरेलल है। मुझे मालूम है अधिकांश को समझ में आ चुका, बट फिर भी मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं बच्चों। हमें जो लाइन बतानी थी वो बी के पैरेलल, ऐसा मैंने सपोज कर लिया और ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है बच्चों ये इसके पैरेलल है। सो इन दोनों के बीच ये जो लाइन थी ये वाली और ये जो लाइन थी ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर की सिचुएशन मैंने लगा दी यहां पर। भाई डॉट प्रोडक्ट अगर मैं जीरो कर रहा हूं इस बी वेक्टर का और इसका, तो लाजमी बच्चों वो क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो कर रहा हूं मतलब ये परपेंडिकुलर है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं ये जो इक्वेशन थी इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिया था। और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आती जरा याद करिए। आपने मान लिया लाइन पे कोई पॉइंट एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक्स वाई प्लस जेड मान लिया तो ये होगा, और आर एच एस पर तो जो लिखा था वो ऐसा का ऐसा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस वन और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वाई प्लस फोर और अपॉन में कितना बच्चों 7 और इज इक्वल टू कितना होगा जेड माइनस 5 और अपॉन में कितना बच्चों -4। सो ये आपके पास में पहली वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। भाई मैंने मान लिया लाइन पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू टर्न दैट इक्वेशन इनटू द कार्टेशियन फॉर्म यू विल बी एबल टू ब्रिंग इन दिस फॉर्म। आप इस तरह से ले आएंगे और इसी तरह से आप दूसरी लाइन को भी कर लेंगे, इसी तरीके से आप दूसरी लाइन को भी कर लेंगे तो आपके पास में दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। तो हम क्या कर लिया, इस तरीके से हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिया। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपके पास में कोई दो लाइंस हैं और आपको कोई तीसरी लाइन ऐसी निकालनी जो उन दोनों के परपेंडिकुलर, तो माशाल्लाह थोड़ी देर पहले भी तो आपने इसी तरह के सम को सॉल्व किया था, तो आप वैसे कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आई रिपीट, भाई जो लाइन मुझे निकालनी है वो बी वेक्टर के पैरेलल है और बी वेक्टर के पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है मतलब इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिएगा। मैं आगे आपको बताऊं, हम यहां पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, भाई आपको वो लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यूं ही मतलब हुआ। भाई आई नीडेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है वो, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर है, यही मतलब हुआ। बोलिए, आपको वो लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों लाइंस के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर इसके, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो कैसे कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई वेक्टर मुझे ऐसा निकालना है जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर है, इफ आई नीड टू फाइंड आउट अ वेक्टर, if I need to find out a vector which is perpendicular to both of these two vectors, तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब आपने एक वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, सदिश गुणन किया, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, लंबवत होगा। तो आप जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये वेक्टर आएगा। तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आई डोंट नो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, बिकॉज दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। भाई एक वेक्टर आपके पास में b1 वेक्टर है, एक b2 वेक्टर है, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक इतना मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो सकता है, इतना मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इतना मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इतना मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इतने से मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। भाई इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होगा, दैट में हैव दिस मच मैग्नीट्यूड, दिस मच, इतना मैग्नीट्यूड हो उस पे, इतना मैग्नीट्यूड हो, इतना मैग्नीट्यूड हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास में क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो वो होगा n वेक्टर इज इक्वल टू क्या, लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। होप आपको ये बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आ चुकी होगी। तो हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसी हो जाएगी, लाजमी है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या बच्चों, अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, कुछ ऐसी। क्यों? बिकॉज आई कैन, भाई अगर मेरे को किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, वेक्टर इक्वेशन, तो वो निकलती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, where it passes through a point whose PV is a vector and is parallel to b vector. So I can say that line which has to be found is passing through this point and is perpendicular to both of these two, मतलब which is perpendicular to
बोथ ऑफ दिस टू, मतलब मैं बोल सकता हूं वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, क्योंकि B1 क्रॉस B2 जो होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। B1 क्रॉस B2 जो होगा बच्चों वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको वही लाइन बतानी ना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो मैं बोल सकता हूं कि वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल है, इस तरीके से। सो ये आपके पास में आप B1 क्रॉस B2 निकाल दीजिए। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, आएगा कैसे, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर क्या ये -1, ये 7, ये -4, और ये क्या 1 4 6। सो ये आपके पास आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 -16, मतलब वही पिक्चर बनेगी। वो तो 58 आ जाएगा ये आई, और फिर ये 2j, और फिर ये -4, और ये 1 मिनट, यहाँ पर कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई थी मेरे पास में, क्योंकि ये -4 -11 आ रहा है बच्चों। हाँ यहाँ पर -11 आ रहा है, यस। तो ये -11 वहां रखना पड़ेगा आपको भैया, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये -11 आएगा। होप आपको पहले से समझ में आया होगा। सर की गलती, प्लस माइनस की गलतियां होती रहेंगी बच्चों। तो ये आपके पास में, अच्छा जे में भी चेक कर लेते एक बार ये सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये -6 है, ये +4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। सो आपके पास में वो क्या आ जाएगा बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या 2i कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ पर ना ऐसा तो लेमडा लिखना चाहिए, क्योंकि पर प्रॉब्लम में ऑलरेडी वहां पर लेमडा लिखा हुआ है, सो दैट शुड नॉट बी लेमडा, वो हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। सो ये आपके पास में क्या आ गया, ये एक ऐसी लाइन आ गई जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे एक ऐसी लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। ऐसी लाइन बतानी है जो इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हो, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो उस पॉइंट से पास हो रही है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आप इससे एक आइडेंटिटी की तरह भी याद रख सकते हैं कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट हुज PV इज दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन।